अब सुनिए, यू हैव गिवन, देखिए ध्यान से, 2 बल्ब, ये बल्ब है, ये बल्ब B1, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये बल्ब B2, यू हैव 2 गिवन बल्ब B1 एंड B2, कितने हैं ये? B1 एंड B2 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है। ध्यान से, दे आर मार्क, इसमें मार्क है 200 वोल्ट 60 वाट, और इसमें मार्क है 200 वोल्ट, सारे नोट करो, 100 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड विद द सेम AC सोर्स, दे आर कनेक्टेड विद द सेम AC सोर्स, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये कोई AC सोर्स है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क एट, टू इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे मार्क है, बातें नहीं, न्यूमेरिकल्स ऐसे है, ध्यान से सुनो। टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क, ये B1 मार्क, इलेक्ट्रिक बल्ब B1 एंड B2 मार्क एज, इनको मार्क किया है, मार्क एज 200 वोल्ट 60 watt and 200 volt 100 watt respectively, ये respectively है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 200 volt 60 watt 200 volt 100 watt मार्क एट respectively, इसका मार्क का ये, इसका मार्क ये है। They are connected in series, they are connected in series, they are connected in series, they are connected in series with same AC source, they are connected in series with same AC source, वो same AC source से connected है, they are connected in series with the same AC source, किससे connected है? same AC source। फिर ध्यान से सुन लो, टू इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से है? B1 एंड B2, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये 200 वोल्ट 60 वाट का बल्ब है, ये है 200 वोल्ट 100 वाट का है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम AC सोर्स, ठीक है। फाइंड द, यानी कि फाइंड, अभी ऑब्जेक्टिव भी बनता है, फाइंड द रेशियो, पहला R1 रेशियो R2, ये रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ R1 R2 हो गया, दूसरा फाइंड द रेशियो ऑफ P1 by P2, और थर्ड फाइंड द रेशियो ऑफ V1 by V2। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, और यदि आप ध्यान से थोड़ा सा भी यदि करने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके होंगे। ये स्टेटमेंट पूरी लिख दी है मैंने, और अल्टरनेटिंग करंट पर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कुछ आते हैं जो जल्दी से सोल्व होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बताना है, रेशियो ऑफ क्या बताना है? रेजिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं? इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लीजिए B1 बल्ब में, और B1 इस पावर क्या है? इसकी पावर आपके पास है 60 वाट, ऐसे लिखो, और इसका वोल्टेज आपके पास है, इसमें जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज कितना दे रखा है? ये इसका वोल्टेज दे रखा है आपके पास 200 वोल्ट, क्या दे रखा है? 200 वोल्ट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो पाएगा, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? आप सीरीज में है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यानी कि सीरीज के केस में पावर होता है I²R, तो रेजिस्टेंस कैसे है? तो यहाँ करंट नहीं है तो पावर होता है V²R, जो सेम AC सोर्स है, तो रेजिस्टेंस ऑलवेज रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्योंकि V गिवन है, तो यानी कि यहाँ पे बनेगा V²P, V आपके पास है 200 का स्क्वायर, पावर है 7, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बना? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलिए, अब रेजिस्टेंस आपके पास क्या बना? ये होगा 2 × 10 की पावर क्या हो गया? 4, और डिवाइडेड बाई आपके पास ये पावर क्या है? 60, तो यानी कि क्या बना यहाँ पे? R1, एक पावर कैंसिल,
2000 by 6, 2000 by 6, 2000 by तो इसको क्या बनेगा, ये बन गया 1000 by 3, 1000 by 3, ये कितना आ गया 1000 by 3। इट्स ओके सर वहां पे 4 है, वहां पे 200 का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आएगा 4, तो 4 आएगा तो क्या बनेगा ये 2000 by 2000 by 3, ये 2000 by 3 ओम आ गया। सिमिलरली R2 देखिए, R2 क्या होगा, अब R2 इसमें R2 निकालेंगे, वही भी 200 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या 100 वाट है, तो 100, तो ये क्या बना, ये हो गया 4 इंटू में 10 की पावर क्या बन गया 4 इंटू 10 की पावर 4, और इंटू में क्या बना, ये आ गया 100, तो ये आगे 2 कैंसिल, ये कितना बन गया 400, ये 400। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 by R2, R1 by R2 क्या बनेगा 200 by 20 by 3, 2000 by 3, और यहाँ पे 5 by 3, 5 by 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 by 400, तो क्या बनेगा 5 by 3, ये 5 by 3, ये रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया भाई। आपको एक नंबर मिलेगा, 3 नंबर में आता है ये कम, तो ये आपका रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 5:3, रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो आ गया। आरएस का जो भी बल्ब है उसका जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, ये आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था, ऐसे 60 वाट बल्ब 100 वाट बल्ब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में कौन सा ग्लो करेगा पैनल में, भूल गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर वाले हीटिंग फटाफट में मिला रखे हैं बल्ब का। अब यहाँ पे सबसे पहला एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया, रेजिस्टेंस के रेशियो के बाद आपने जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, पावर। आप पावर में बच्चा जो ब्लेंडर मिस्टेक करता है वो पता है क्या है, ब्लेंडर मिस्टेक 60 by 100, और वैसे आप कैसे निकालेंगे आप पावर का रेशियो, बताना चाहेंगे आप पावर का रेशियो। आप बच्चा 60/100 जैसे आपने बोला है, बस 60/100 निकालोगे, वोल्टेज गिवन टू पावर, सुनो, अब इसमें करंट सेम है, क्या है पावर, आप सीरीज में दोनों कनेक्ट होते इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेशियो निकाला था, क्या निकाला है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब पावर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो करंट क्या होगा सेम, करंट सेम होगा, तो P1 किसके बराबर न्यू पावर I1 स्क्वायर I स्क्वायर R1, और P2 क्या बनेगा I स्क्वायर R2। जब मैं सीरीज में हम कॉपियां चेक करते हैं हमारे पास आती है, तो हर बच्चे का उसमें ये दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है, आप R1 by R2 का रेशियो क्या हो गया, R1 by R2 का रेशियो 5/3, और यदि हम वैसे निकालते हैं तो क्या आता है 3/5। अरे नहीं आई बात समझ, वैसे क्या आता है 3/5, और फिर बोलेंगे सर सही था, वाह इज इट राइट। तो ये कंफ्यूज था और मैंने इसको बताने के लिए न्यूमेरिकल कराया, अदरवाइज मैं कराता नहीं, आप अपने आप भी कर सकते, बट ये कंफ्यूज नोट कर लेना कि दिस इज द डेंजरस न्यूमेरिकल्स, अच्छा कि भाई यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए स्पेशल ऐसे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया आपको कि हाँ भाई इसमें सर ने जैसे कि डिफरेंट पेन से अपने एक इंडिकेशन बना लो कि इसमें कुछ ना कुछ है। जैसे हम पढ़ते थे तो कोई चीज माने ऐसे होती थी ना, तो हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है। फिर देखिए इसमें खासियत क्या बताई थी, जैसे आपने इधर बोला 3/5 बोला, सबने बोला था, बट आना क्या चाहिए 5/3, मन तो आगे लग रहे हैं। अरे बोल ले, आज तो नाक पे नहीं लगा क्या, कोरोना बता दिया जरा हमने है। आप सुनिए, ये P1/P2 हो गया, उसके बाद बताओ V1/V2। अब यहाँ बच्चा क्या लिखता है 200/200 1:1, क्या लिखेगा 1:100, वो 100% क्या है, वो रॉन्ग है, 100% क्या है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा V1, ये करंट से V1 R1, अब V2 क्या बनेगा I R2, अब V1 का V2 क्या बनेगा एक आंसर आ गया समझ में। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये अच्छा न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिक बल्ब पे, और वो ही बढ़िया न्यूमेरिकल था।
आपको आ भी गया होगा समझ में, और आप गलत भी नहीं करेंगे, ये विश्वास है मेरे को, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है उसका कभी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होता। अब हमारे पास एक आर्टिकल चलता है, पहले मैं वो आर्टिकल पढ़ाता हूँ, लास्ट आर्टिकल है, और ये आर्टिकल होने के बाद आपका 36 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा न्यू ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से 36 का, बट हम पहले मिनट से पढ़ाएंगे, ये बता दिया, ठीक है ना। हम लाइव क्लासेस में विश्वास नहीं करेंगे, जितना भी है ऑफलाइन सारा पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स के बाद पहले मिनट से, ठीक है, ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, उसको निपटाना बहुत जरूरी है, उसको निपटाने का मतलब आप प्लस 2 कर दिया ये, और उसको जो बच्चा एक दिन अपसेट रहेगा ना, पहले सुनो भाई, उसका बड़ा लॉस होगा, बुधवार से स्टार्ट होगा, उसका लॉस होगा। आप मुझसे पूछ लो ऑप्टिक्स 1.5 महीना चलेगी कंटिन्यू, और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, उन्होंने जल्दबाजी में खास पूछ फिर स्टॉप कर देंगे, फिर हम पढ़ाएंगे फर्स्ट मिनट से दोबारा से सारा ऐसे ही, फिर बच्चे यूनिट चलते हुए देखेंगे अगस्त में। 4 मिनट हो गए, हाँ 4 मिनट हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, पर बोर्ड कंपटीशन से नहीं हट रहे, नहीं ना बोर्ड से 4 करेंगे, तो हम या तो बोर्ड वो कंपटीशन से नहीं हट रहे, सुनो भाई बोर्ड सारे पढ़ने पड़ेंगे, आपके एक कोर्स हो रहा है बोली तुम्हें, जब आप बोर्ड के लिए तो वो तो हर उसके लिए है, कंपटीशन के लिए मैं तो लास्ट में कम्युनिकेशन नहीं थी कंपटीशन में, और वो आगे आपके पढ़ाइए तो सुनिए कम्युनिकेशन क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, हाँ नहीं बोर्ड नहीं आती कम्युनिकेशन बात ये है, कैसे शुरुआत करें, जोड़ा तो 10 के 10 पढ़ानी है, तो तुम बीच में दिमाग खराब मत करो दिमाग करके कि सर 2 मिनट हटती है 3 हटती है, आपने कितनी पढ़नी है 10 सारे। देखो क्वालिटी फैक्टर इसको क्यू फैक्टर बोलते हैं भाई, क्यू फैक्टर, it is the degree to measure the sharpness of resonance, किसी भी मैक्सिमम कंडीशन को, sharpness of resonance, it is the degree to measure the sharpness of resonance when a curve is drawn between amplitude value of current versus frequency amplitude of current versus frequency। तो रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती है आपको पता होगा, रेजोनेंस क्या होते हैं, जैसे करंट मैक्सिमम और किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर to voltage drop across the resistance, Q factor, quality factor, it is the ratio of VL by VR, या तो VL भी ले सकते हैं और DC भी ले सकते हैं, कोई सा भी वोल्टेज ड्रॉप, it is equal to ratio of voltage drop across the inductor या voltage drop across the capacitor to voltage drop across the resistance। voltage drop across the inductor क्या होता है, यही याद करो बस, voltage drop across the inductor बोल रहे हो क्यों, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर IXL इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर
और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है? द रेजिस्टेंस offered by one ऑफर्ड बाय द L omega. एल ओमेगा। याद हो गया, बस यही चीज याद होनी चाहिए, आपको सब कुछ हो जाएगा। एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ऑलवेज इंडक्टिव रिएक्टेंस का पता भी होना चाहिए, एक्स एल एल ओमेगा एल 2/2। और बेटा देखिए मैं कितनी बार बता चुका हूँ, Directly ये ओम इंपेडेंस, ये आपके पास है, तो इनमें से एक होगा। तो हमने मान लीजिए कि कोई सा लेवल सेम रहेगा, ये एल ओमेगा हो गया और ये आपके पास आएगा, और ये आई एल ओमेगा, आई एल एल ऐसे देखो, आई एक्स एल बी और एक्स आई एक्स सी, कोई सा लेवल सेम रिजल्ट आएगा, आएगा ये होगा एक्स एल बाई आर, और एक्स एल क्या होता है? एल ओमेगा बाई आर, एल ओमेगा बाई आर। ये आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ गया। कौन सा आ गया? ये क्वालिटी फैक्टर। अब इसमें आप कैसे करेंगे? सुनो, अब इसमें क्यू फैक्टर, देखिए क्यू फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, आप समझ लेंगे ये निकालना है कैसे आएगा। ये फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर, कैसे आएगा? न्यूमेरिकली से निकलती है, आप देखो ट्राई करेंगे। ये एल ओमेगा बाई आर, साथ में और रेजोनेंस आ गई, वह सौरभ क्या मतलब है? साथ में रेजोनेंस वर्ड आ गया, रेजोनेंस आते ही मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट का मतलब इंपीडेंस मिनिमम, और इंपीडेंस मिनिमम रेजोनेंस वर्ड का मतलब ही जहां आ जाए आप बता दें पूरी एक्सएल इज इक्वल टू एक्स, एक्सएल इज इक्वल टू जहां रेजोनेंस आ जाए वहां इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? एल ओमेगा 1/c ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर, आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम? 1/, यहाँ पे LC, और ओमेगा की वैल्यू होगी 1/LC का रूट। तो यहाँ पर बन गया L, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 1/LC का रूट और बाई R। इसको अब L को अंदर ले जाएंगे, L स्क्वायर होगा, तो ये बन गया। देखो भाई, यदि मैथ आता है एल बाई सी, ये क्वालिटी फैक्टर करके बताओ कैसे हो गया ये? अरे बोलो, नहीं है? आ गया। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये कर्व ड्रॉ करता है इसके बीच में। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है। आज इस पे आज हम एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, जो आती है इस साल भी आई हुई है, कौन सी सेट में थी ये ध्यान है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा है, ये मैक्सिमम करंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ग्रॉस फ्रीक्वेंसी। अब लिखो न्यूमेरिकल्स, ये नोट हो गया ग्राफ, ये तो मैथमेटिकल तो एक्सप्लेन हो गया होगा। आई नो मैक्सिमम, और सब इसमें ध्यान से देखेंगे और अपना अपना माइंड लगाएंगे। क्या है? 3 स्टूडेंट्स, पूरा लिखता हूँ, भी अपनी नोटबुक में सिलेबस से लिखेंगे। 3 स्टूडेंट्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, 3 स्टूडेंट है बेटा, एक्स वाई एंड जेड, performing an experiment, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, performing an experiment based on LCR सर्किट, किस सर्किट पे? LCR सर्किट पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। and draw a graph, इसके बीच में between variations of amplitude current, variation of amplitude current versus
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency. Three students X, Y, and Z performing an experiment based on LCR circuit. LCR circuit पे कोई experiment कर रहे हैं and draw a graph between variations of amplitude current I naught versus angular frequency. इसके बीच में angular frequency. By using the same value of inductances, जो कॉइल यूज करेंगे ना उनकी वैल्यू क्या है सेम. बाय यूजिंग द सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंसेस, जो कॉइल इंडक्टेंस जो कॉइल यूज करेंगे ना वो सब एक होगा सबका. बाय यूजिंग द सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंसेस एंड जो है एंड एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सभी की सेम है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एज शोन इन फिगर. अब ये एज शोन इन फिगर है, ध्यान से. ये करंट है, ये आई नो, और यहाँ से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया. पहला जो ग्राफ है यस, ये ग्राफ आपका, ये एम्पलीट्यूड वैल्यू, ये एक्स ग्राफ, एक्स स्टूडेंट ने ग्राफ प्लॉट किया, ये वाई स्टूडेंट ने ग्राफ प्लॉट किया, और ये कौन से स्टूडेंट ने, ये आपके पास जेड, आवाज नहीं, ये जेड. तीनों स्टूडेंट के ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्स वाई और जेड. ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तीनों स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये पेपर में आता है कि थ्री स्टूडेंट एक्स वाई एंड जेड performing an experiment based on LCR circuit and draw a graph between variations of amplitude current I naught versus angular frequency. इसका x की एम्पलीट्यूड वैल्यू है, ये y की एम्पलीट्यूड वैल्यू है, ये किसकी है z की एम्पलीट्यूड वैल्यू है, और दे आर यूज सेम इंडक्टेंस वैल्यू. जो L फॉर इंडक्टेंस, जो x का है वही y का है वही z का है. इंडक्टेंस वैल्यू सेम है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेम है, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी भी सेम है. या आप कह सकते हैं इसमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. ये तो है स्टेटमेंट. निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन देयर कैपेसिटेंस वैल्यू. डिटरमाइन देयर कैपेसिटेंस वैल्यू, देयर कैपेसिटेंस वैल्यू. दैट इज वो जो कैपेसिटर यूज किया है, इंडक्टर तो सब एक यूज कर रहे हैं, देयर कैपेसिटेंस. ओके. दूसरा, the relations between their resistance, the relations between या their resistance value कर दो, resistance value, और थर्ड है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर. अब ये चीजें आपने बतानी है. पहले वाले में भी 3 पार्ट्स थे, each and every parts contain 1 marks, और इसमें भी 3 पार्ट्स है, each and every contain 1 marks. इसमें क्या है 1 marks. तो आप इसके अंदर आप कैसे करेंगे वो ध्यान से आपने देखना है. ओहो, आप तो दिया, इसी का तो सारा खेल है. चलो दोबारा बना देते हैं. ये x का था, ये y का, और ये ऐसे. आपके दिमाग में एक बात बहुत जल्दी से आई होगी. क्या बात नहीं है कि आपने देखा कि भाई रेजोनेंस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रेजोनेंस जहाँ कंडीशन होती है
उस कंडीशन में हमें ये पता है कि एक्सएल किसके बराबर होता है एक्ससी, और यहाँ एल ओमेगा यहाँ 1 बाई सी ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एलसी, और ओमेगा 1 बाई एलसी का रूट हो गया। तो यहाँ ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं रेजोनेंट एट द मैक्सिमम इक्वल टू, ये रिलेशन इट्स राइट ये से नो। अब बेटा कहता है जब ओमेगा सेम है और एल भी सेम, ये सेम तो इसमें वेरिएशन होगा। बोलो कैसे वेरिएशन होगा भाई, ये तीनों में रिलेशन है। ओमेगा नॉट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, वो कहता है इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है, इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी क्या है सेम है। ये सेम तो इसमें वेरिएशन होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस वैल्यू, इसमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एल बाय सी। नाउ हियर Lx is equal to Ly is equal to Lz is same, ये सेम है, ओमेगा नॉट इज सेम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई Cx equal to Cy is equal to Cz। बहुत ही कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। ये आपको इट्स लाइक। आप उसके बाद कहता रेजिस्टेंस वैल्यू। आप बेटा सबसे ज्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, आप ऐसे सुनो, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एलसीआर सर्किट में सेम एसी सोर्स सेम होता है। इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए जब एलसीआर आ गया, सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका एसी सोर्स तो एक ही है। तो एसी सोर्स में आप ये बताओ कि रेजिस्टेंस वी नो दैट, अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। आप बोलो हो गया नहीं हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बीज को क्या होता है आईआर आई सेम है। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी के दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ये। और यहाँ पे एक चीज और देख लो कि सबसे ज्यादा करंट किसका है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा करंट किसका है, सबसे ज्यादा करंट Ix का है, फिर करंट की पीक वैल्यू किसकी है IV की, और फिर किसकी है Iz। बोलो ग्राफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बेटा दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट Rx इज लेस देन Ry इज लेस देन Rz। अरे बोलो आया नहीं आया समझ में, जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। तो इसको आप क्या होंगे ग्राफ में, ये आपके पास लो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, x की लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी और y की मॉडरेट वैल्यू ऑफ करंट, और z की आपके पास क्या होगा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इस रूम में बैठ के क्रैम नहीं करोगे कोई भी चीज है, फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का, खुला दरबार है नहीं। क्लास के अंदर बच्चा 1-2% एजुकेशन कर जाता है या पूछूं ना पूछूं, यहाँ सारे एक है फिलहाल। मेरा ये मानना होता है कि यहाँ वो है जो भी चीज में पूछिए, बार बार पूछिए। नहीं आया समझ में, व्यूज नहीं आया आ गया। अब उसके बाद आता है तीनों चीज क्लियर, दो चीज क्लियर होगी, दो चीज देखो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चंस मैंने चाहे सीटी में आए, चाहे यूटी में आए, चाहे प्री बोर्ड में आए, चाहे एनुअल एग्जाम में आए, चाहे कंपटीशन में आए, मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे एक ही क्वेश्चन पे गौर रखो कि आज हमें 2 या 3 क्वेश्चन कराए मस्त थे और हमें आते हैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमें आते हैं। नहीं इज इट्स राइट। अब हम चलते हैं तीसरे पे, चलते हैं तीसरे। तीसरा कौन सा है क्वालिटी। जब क्वालिटी फैक्टर आता है वो तो आराम से बढ़ाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ गई भाई
इक्वालिटी फैक्टर सामने भाई ये प्रूव कराया था रे, इक्वालिटी फैक्टर ओमेगा सेम है सबके लिए, ओमेगा सेम, ओमेगा सेम, एल सेम, एल तो सारे सब इंडक्टेंस वैल्यू क्या यूज करना है सेम, दे आर ऑफ यूज द सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो ओमेगा सेम एल सेम, तो आर सेम नहीं है, तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर, तो यानी कि वी नो दैट rx इज लेस देन ry इज लेस देन rz, और जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हम आर सबसे कम हो जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब qx इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर x के y से ज्यादा और y की क्या होगा Z से ज्यादा, तो सबसे पीक वैल्यू किसकी साथ में सब रेजोनेंस एक बार होता है, सबसे पीक वैल्यू किसकी है x की, फिर किसकी है फिर किसकी है, क्या आपको साथ में सब रेजोनेंस समझ में आ गया, कंफर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टुडे वी हैव कंप्लीट द EMI एंड AC। फिर भी एक चीज सुन लो कि आज पढ़ना कल पढ़ना, सोमवार को पढ़ना और मंगलवार को पढ़ना, कोई भी डाउट्स हो वो कल मैं आपको, बल्कि वो दुकान बंद थी जेरोक्स वाली में हार्ड कॉपी ला रहा था, तो सभी को हार्ड कॉपी दूंगा 20 मिनट का ऑब्जेक्टिव, टोटल साल के सारे करना A to Z, उनसे भाग नहीं आने, हाँ ऑब्जेक्टिव, और जो भी डाउट्स हो आपस में सोल्व करना, मेरे से सोल्व कराना, तो 2 डेज में आपके फिनिश हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, और कि मोबाइल पे थोड़ा सा मेरे जैसे को आलतू देखने से आपके में वो नहीं हो पाते, परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, एक स्टेटमेंट पढ़ी उसको दोबारा फिर पढ़ो मोबाइल में फिर पढ़ो, तो मैं ऑब्जेक्टिव की हार्ड कॉपी दूंगा, ठीक है ना, जब हार्ड कॉपी सामने होगी तो मेरे हिसाब से अच्छा सा होगा, फिर मोबाइल का यूज ही नहीं है, मोबाइल का यूज है फिर तो आपने ये करना, लो भाई मोबाइल का यूज बस यहाँ तक है, आपने वीडियो देखी ऑफलाइन में पढ़ लिया, फिर हार्ड कॉपी, बुक्स की भी जरूरत नहीं है, जो भी नहीं आया ये लिया, ये पूछेंगे सर से, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, फिर फिनिश, फिर ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, जब EMI एंड AC अच्छे से हो जाए फिर आप ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, सुन लिया ध्यान से, उसका टेस्ट करें आप, इस पे क्वालिटी फैक्टर हो गया, ये हो गया, अब एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर देखिए, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने बताया था आपको, मैं रीकैप करना चाहूंगा, उसी के हिसाब से वीडियो है, वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी ऐसे बनी हुई है, पहली वीडियो के अंदर मैंने समझा रखा है EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बताया भाई कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का फ्लक्स चेंज हो, कंडक्टर कॉइल भी हो सकती है कोई भी, उसका एनी हाउ कैसे भी उसका फ्लक्स चेंज हो, क्या हो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर जितना फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्या होगा, और फैराडे ने आपने 2 लॉज में बताए थे, फैराडे लॉ ऑफ EMI में फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये बताया था कि whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and induced EMF is produced, so last long and so long, जब तक पैदा होता रहेगा, जब तक इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होगा, बस ये याद रखो। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि फैराडे ने ये बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैसे भी ये बताया था माइनस d/dt, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ d/dt, तो ये मैंने आपको फैराडे लॉ सबसे पहले ये बताया था। उसके बाद आपको लेंज लॉ बताया था कि लेंज लॉ क्या बताता है, कि लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट always opposes the motion of the magnet, motion of the, वो always motion of the magnet का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास यदि एक कॉइल है और इस कॉइल के पास मोशन का अपोज कैसे करेगा,
यदि आप कोई कंडक्टर नॉर्थ कोई बार मैग्नेट को ला रहे हैं, बार मैग्नेट अप्रोचेस, जब बार मैग्नेट इधर अप्रोचेस करेगा तो देखिए बार मैग्नेट इधर जा रहा है, इधर बार मैग्नेट, तो इसका जो फ्लक्स है वो कैसे क्लॉकवाइज में कैसे होगा, देखिए एज ये मोशन है तो ये फ्लक्स क्लॉकवाइज में चेंज हो रहा है, क्लॉकवाइज में फ्लक्स चेंज क्लॉकवाइज में है तो इंड्यूस करंट किसमें होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, ये फ्लक्स देखो ये हाथ लगा लो ऐसे भाई, ये आ रहा है तो ये आपके पास फ्लक्स यदि क्लॉकवाइज में है तो फ्लक्स जिस डायरेक्शन में होगा उससे अपोजिट इंड्यूस करंट है। फ्लक्स यदि इधर ही पास आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज में लगेगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। और यदि ये भी ध्यान देने तो एक चीज और आसान बता देता हूं, यदि कोई नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है तो नियरेस्ट इसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, कौन सी पोलैरिटी से नॉर्थ, और जो नॉर्थ पोलैरिटी में ऑलवेज करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउथ पोलैरिटी में क्या होता है क्लॉकवाइज। अब ये नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, अब ये मोशन का अपोज करेगा, अरे इसको पैदा करने वाला कौन था, बार मैग्नेट, अब पैदा होने के बाद पोलैरिटी देने वाला ही ये था, जब पोलैरिटी इसको मिल गई मोशन हो रहा है राइट टू लेफ्ट और ये रिपल्सन के कारण इसको भगाएगा, इसके मोशन का अपोज करेगा, क्या करेगा इसका, नहीं आई बात समझ में। उसके बाद ये दूर जा रहा है, पास है तो नॉर्थ है, दूर जा रहा है क्या होगा साउथ, और साउथ पोलैरिटी कौन सा होगा क्लॉकवाइज, और जब दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, या तो मेरे पास आ जा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्व करेगा, इज इट राइट। तो बेटा ये सारे के सारे जो है होपिंग दैट कि आप इसको आराम से पढ़ेंगे सभी को।